तो आज हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ कुलदीप सिंह। तो जो हमने हमारा 8 चैप्टर चला हुआ +1 क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर कि जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी का खेलों के अंदर क्या महत्व है। तो इसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि मसल्स किस प्रकार के क्या क्या होते हैं, मसल्स मांसपेशियां क्या होती हैं, इनके कितने प्रकार हैं और ये क्या क्या कार्य करती हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का कि श्वसन संस्थान क्या होता है। ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, कि स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम की श्वसन संस्थान की संरचना क्या है, इसके क्या क्या प्रकार हैं और यह इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं कि श्वसन संस्थान जो ऑक्सीजन को लेने तथा इसका प्रयोग करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने की प्रक्रिया है। कि श्वसन संस्थान की जो कार्य है वो है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। जिस प्रकार हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और कोशिकाओं से कुछ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता होती है कि इसकी अनुपस्थिति में कार्य नहीं चल सकता। ये मानव शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके बगैर वह कार्य नहीं कर सकता। और लगभग अगर 4 मिनट तक उसको कोई ऑक्सीजन नहीं मिलती मानव को तो उसकी मृत्यु हो सकती है। कि 4 मिनट तक अगर किसी भी मानव को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। उसके बाद में अधिक शरीर से ऑक्सीजन का प्रवेश रोक दिया जाए तो व्यक्ति मर सकता है। इसीलिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की निरंतर आवश्यकता होती रहती है। कोशिकाओं में लगातार रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। इन रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन है निरंतर होते रहते हैं, जिसके द्वारा हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और वह व्यर्थ पदार्थों के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसके बाद श्वसन को बाहर निकाला जा सकता है। इसके द्वारा व्यर्थ पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी O2 को ऑक्सीजन के द्वारा यानी O2 को श्वास के द्वारा अंदर ले जाने की प्रक्रिया तथा CO2 + HO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को पूर्ण श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। इसके कुछ अंग दिए गए हैं जो आपके सामने बताते हैं कि ये इसके कुछ अंग हैं कि नोक, ग्रसनिका, श्वसन यंत्र, ये उसके कुछ अंग हैं। श्वास नली, वायु नलिका, डायफ्राम, फेफड़े, ये कुछ इसके अंग हैं। इनके बारे में आज हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले बात आती है हमारी नोज की, कि नाक श्वसन संस्थान का एक विशेष अंग होता है जो सूंघने में हमारी सहायता करता है। श्वसन संस्थान क्रिया में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इसके 2 भाग होते हैं कि बाहरी कवच और आंतरिक गुहिकाएं। बाहरी कवच जो हमारी बाहर की और अंदर की गुहिकाएं। तो बाहरी कवच यह अस्थियां तथा कार्टिलेज का बना हुआ होता है, यानी हड्डियों की बनी हुई होती है, और कार्टिलेज की और तिकोना फ्रेम इसका होता है। त्वचा इसको ऊपर से ढकी हुई होती है तथा नाक के अंदर की तरफ 2 नथुने होते हैं। आंतरिक गुहिका, ये दोनों गुहिका 2 भागों में बटी होती है। प्रत्येक गुहिका में छोटे छोटे हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं जो व्यर्थ पदार्थ हो, धूल मिट्टी के जो भी धूल कण है उनको अंदर जाने से रोकते हैं। इसके बाद में आती है ग्रसनिका। इसको आप एक पिक्चर के माध्यम से भी आपको दिखाता हूं मैं। तो देखिए कि ये हमारा पिक्चर है इसका श्वास संस्थान तंत्र का, कि जो हमारे नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं। सबसे पहले हमारा कंठस्थल और उसके बाद में ग्रसनिका, संवहनयंत्र, उसके बाद में श्वास नली और फिर वायु नलिका, उसके बाद में हमारे फेफड़ों के अंदर यह प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ से लेकर हमारी यह प्रक्रिया शुरू होती जाती है कि नासिका से हम सांस लेते हैं, नाक छिद्रों के द्वारा हम बाल के माध्यम से जो भी कण है वो हमारे शरीर के अंदर वहीं रह जाते हैं। कंठस्थल में हम ले जाते हैं, फिर ग्रसनिका, फिर संवहनयंत्र और बाद में श्वास नली के माध्यम से हम वायु नलिका और उसके माध्यम से हमारे दाएं और बाएं फेफड़े के अंदर यह हमारा सांस वगैरह जो भी वह चलता रहता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद में ग्रसनिका, कि नाक के पीछे ग्रसनिका होती है। यह एक मांसपेशीय नली होती है जो खोपड़ी के अंदर आधार से अपनी ग्रस नलिका के क्रिकोइड कोर्टिलेज सतह तक लंबी होती है। संवहनयंत्र है,
फेरिंक्स के बाद वायु लेरिंक्स में से गुजरती है और कोर्टिलेज का बना होता है, या दो जोड़ झिल्लियों होती है। ये वायु स्वर यंत्रों से कंपन पैदा होती है, जिससे आवाज उत्पन्न होती है। उसके बाद में आता है हमारी श्वास नली, कि श्वास नली को हम वाइंड पाइप भी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बेलनाकार होती है, यानी गोल होती है, और इसकी लंबाई हमारे शरीर के अंदर 11.2 सेंटीमीटर होती है। आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि जो श्वास नली है उसकी लंबाई कितनी होती है, 11.2 सेंटीमीटर, तथा इसका व्यास 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। यह ग्रास नलिका के सामने होती है। इसके यह 2 वायु नलिकाओं में बंट जाती है। प्रत्येक नली का संबंध अपनी अपनी तरह से फेफड़ों में होता है, यानी इसके बाद में 2 भागों में बढ़ जाती है, एक दायां भाग बाएं फेफड़े में और एक दाएं फेफड़े में। इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। उसके बाद में वायु नलिका आती है, कि दोनों वायु नलिकाएं श्वास नली में थोड़ा सा अलग होती है। दाईं ओर की वायु नलिका बाईं ओर की वायु नलिका की अपेक्षा थोड़ी छोटी होती है। उसके बाद में चौड़ी और सीधी होती है। ये दाएं और बाएं फेफड़े तक पहुंचती है। इसके बाद बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम बेरोनोचाइल डोक्स और बेरोनोचाइल्स कहते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, कि आंतरिक धारीदार मांसपेशियों की एक चादर होती है, जो हमारी पसलियों की, यानी हमारे अंदर शरीर के अंदर 24 पसलियां होती है, इनको इन तक फैली हुई होती है, एक चादर की तरह इनको इनके अंदर लपेटे हुए होता है। डायफ्राम वक्षीय खोड अर्थात हृदय, फेफड़े, फसलियों की उदरीय खड्डे या खोड से अलग होता है। श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है और संकुचन करता है। उसके बाद में हमारे लंग्स आते हैं, कि फेफड़े, कि मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। श्वसन प्रक्रिया में इन अंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये अंग शंकु की शक्ल के होते हैं, एक शंख की तरह इनका आकार होता है, जिनका पतला भाग ऊपर की ओर तरह होता है। फेफड़े का आधार जो थोरेसिस कैविटी तथा डायफ्राम पर होता है, फेफड़े गड्ढों के द्वारा पाली में बांटे जाते हैं। तो आपको एक फेफड़ों के पिक्चर दिखा देता हूं मैं, जो हमारी फेफड़ों की संरचना है। तो देखिए, ये हमारी फेफड़ों की संरचना है, दायां और बायां। तो यहाँ से हमारी जो वायु संस्थान की जो भी प्रक्रिया है इसके अंदर आती है, और यहाँ से हम सांस वगैरह लेना शुरू करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक था कि जो श्वसन संस्थान है, यानी इसकी संरचना क्या है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने एक बात बता देता हूं, कि सांस को लेना और छोड़ना ये इसकी क्रियाविधि है। इसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, कि नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन को बाहर अंदर लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद में इसके कुछ अंग दिए गए थे, कि नाक है, जो नोज है, घर्षणिका है, पेरानेक्स, सवरयंत्र है, लेयरनेक्स, और श्वास नली है, ट्रेचिया और वायु नलिका है, ब्रोंचिस और डायफ्राम है, और फेफड़े हैं यानी लंग्स हैं। इनके बारे में आपको बता दिया गया है, कि जब हम सांस नाक के द्वारा हम नथुनों से सांस लेते हैं, हमारी श्वसन नलिका के द्वारा हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है। तो आज का हमारा क्वेश्चन था कि श्वसन संस्थान क्या होता है और इसकी क्या क्या संरचना है, इसके कितने प्रकार हैं। कल हम फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, हम अभी नेक्स्ट वीक से आपका जो पीछे का सिलेबस है उसको रिपीट करने जा रहे हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से आपको अभी तक हमारे 8 चैप्टर हो चुके हैं, 2 अभी पेंडिंग है। ये आपको जो रिपीट सिलेबस करवा रहे हैं, आपका जो पीछे का सिलेबस है उसको दोबारा रिपीट करवा रहे हैं। कई बच्चे बाद में जुड़े थे, तो सभी बच्चे ध्यान दें कि हम आज इसको सेकंड लेसन से या फर्स्ट लेसन से आपका दोबारा से रिपीट कर देंगे। तो आप अपनी जो भी नोटबुक है उसको अच्छे तरीके से दोबारा भी बना सकते हैं। और इस कार्य को हम यहाँ से लेकर जो हमारा 8 चैप्टर है आज समाप्त हो चुका है, इसके बाद में हम जो मंडे आएगा उसको हम जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर से हम इसकी दोबारा से रिपीट कर देंगे। जिस बच्चे ने अभी तक होमवर्क वगैरह नहीं किया तो वो दोबारा से ही कार्यविधि को कर सकते हैं। ये +1 के लिए गाइडलाइन है। और आपका जो सेकंड चैप्टर का, अभी सेकंड चैप्टर को ही हम शुरुआत करते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, तो सेकंड चैप्टर को हम मंडे से दोबारा रिपीट करेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th तक
तो हम दोबारा रिपीट करेंगे। और सेकंड चैप्टर का आपका एमसीक्यूज का टेस्ट है जो अगस्त है, अभी अगस्त चल रहा है, इस मंथ के लास्ट वीक तक होने की संभावना है। तो आप अपने जो सेकंड चैप्टर है उसके एमसीक्यूज की तैयारी रखिए। धन्यवाद।